Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivedita Jaiswal. Today I will discuss legal aptitude MCQ question for DU, BHU and CLAT entrance exam in हिंदी। हम लोग हिंदी में जितने भी लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए या CLAT एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है तो उसको हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने 1 to 40 एंड 40 to 80 तक क्वेश्चन को डिस्कसन कर लिए हैं। तो दो जो आपके पार्ट हैं आप उसे देख लेंगे। इसके बाद आज हम लोग 81 से डिस्कसन करेंगे। तो इसे आप इजीली नहीं लेंगे क्योंकि मैंने इसे बहुत ही गहराई से देखा है कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि जो फर्स्ट के बच्चे लोग जो क्या होते हैं कि एक जाली बनाया जाता है जिसमें क्या होती है कि जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो लोग क्या होते हैं कि छन के नीचे चले जाते हैं, और जो लोग मीन्स कि एक तरीके से कहा जाए कि जो लोग सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं किए रहते हैं वो छन के ऊपर चले आते हैं। तो हम लोग को छन के जो है ऊपर नहीं आना है, हम लोग को नीचे जाना है। मीन्स कि हम लोग को एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है, तो हम लोग को बहुत डीपली पढ़ाई करना होगा। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैम ने बताया है हाउ टू क्रैक BHU LLB के अंतर्गत जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें तो मैंने क्वेश्चन बताई भी नहीं हूँ, बस आपको बेसिक बताई हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ मैंने डीपली बता रही हूँ। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक BHU LLB हो गया या CLAT हो गया या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपये तो ज़रूर ले लेंगे। यहाँ पे आपको फ्री में अगर आपको ऐसी सुविधा मिल रही है तो आप उसका उपयोग करें, ना कि आप जो है इसे ईजिली लें। क्योंकि BHU में एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि सीधे जज बन जाएंगे। क्योंकि यूपी जो PCSJ का एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला है तो उसमें लगभग 30 से एबव बच्चे जो है जज क्वालिफाई किए हैं, यूपी PCSJ क्वालिफाई किए। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे एडमिशन लेना सबकी कितनी बड़ी मीन्स की इच्छा होती है। तो इस इच्छा के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको आप देखिए, डीपली समझिए कि मैंने क्या समझाया है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही सिर्फ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उसके अंतर्गत जो मैं उसको एग्जाम्पल के वाइज भी समझा रही हूँ, उसके अंतर्गत क्या चीज़ होता है क्या चीज़ नहीं होता है। क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, IPC टॉट ये सब वगैरह से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो वीडियो मैं और भी इसके बाद डिस्कस करूँगी। एक तो बेसिक लॉ आपके लीगल एप्टीट्यूड के अंतर्गत प्लांटिव, डिफेंडेंट, सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होता है, अपील क्या होता है, उसके अंतर्गत एक वीडियो में डिस्कशन करूंगी। एंड आपके लॉ ऑफ टॉट के लीगल एप्टीट्यूड मीन्स कि एक ही वीडियो में सारे टॉट के क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगी। तो इसके बाद 2 वीडियो और होगा वो मेरा। तो यहाँ आप बहुत ही डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो आई थिंक जुलाई अगस्त में आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो आप जो है एक बार अभी देख लें, इसके बाद बहुत ही डीपली आपको पढ़ना है। एंड फिर एग्ज़ाम जब डेट निकल जाएगा तो उसके बाद फिर से एक बार देखें, रिवाइज़ करें कि आखिर मैम क्या समझा रही है। तो हम लोग चलते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। 81 क्वेश्चन है हमारा, क को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा हुआ मिलता है तो यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है रुपये को उठा लेता है, तो क ने अपराध किया है। ऑप्शन हो जाता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, सेकंड हो जाता है चोरी, एंड थर्ड हो जाता है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, एंड फोर्थ हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वह व्यक्ति को रुपया मिलता है, नहीं जानता है कि वह रुपया किसका है, तो ऑफकोर्स उसने कोई अपराध नहीं किया, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम वह व्यक्ति जो है रुपया उठाया तो कैसे कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसका उसमें एड्रेस प्रूफ नहीं दिया हुआ है। अब आप ही को अगर 500 रुपीज़ रोड पे गिरा हुआ मिलता है तो क्या आप उठाएंगे? नहीं, ऑफकोर्स उठाएंगे, और उठाएंगे और इसके बाद आप रख लेंगे पैकेट में। तो अब आपको जेल में डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन किसी का एडमिट कार्ड गिरा रहता है, किसी का बैंक डिटेल्स गिरा रहता है, किसी का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिरा रहता है जिसमें एड्रेस प्रूफ दिया रहता है, तो उस परिस्थिति में आप अगर किसी को नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जिसे हम लोग कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। ओके,
तो आपने क्या किया, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया कि आपको एड्रेस प्रूफ पता था, इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इतना इम्पोर्टेंट कागजात था, लेकिन आपने वापस नहीं किया। तो इस तरीके का अपराध करते हैं तो आपने इसको क्या कहा जाएगा, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। लेकिन आपने इसमें से कोई अपराध नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं था कि वह रुपया किसका है, वह संपत्ति किसका है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग 82 क्वेश्चन की तरफ। 82 क्वेश्चन है आपका, क अपने सेवक के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फ़ोन भेजता है। ओके, सेवक उस फ़ोन को अपने घर ले जाता है और उसका कुछ समय उपयोग करता है। सेवक किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है चोरी, सेकंड ऑप्शन संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, एंड सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपराधिक न्यास भंग, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा छल। तो यहाँ पर आपको यही से समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति अगर आपको मोबाइल देता है, आप उस मोबाइल को उपयोग कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके का आप कार्य कर रहे हो। तो आपराधिक न्यास भंग मीन्स कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, कि आपको ट्रस्ट करके वो मोबाइल दिया था कि भाई पहुंचा देना, लेकिन आपने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ये सेक्शन आपका हो जाता है 405 के अंतर्गत आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर 83 क्वेश्चन है, क ने अपने आप को ख बताते हुए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क ने अपने आप को ख बताते हुए, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूँगी और कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग एक तरीके से देखा जाए तो 40% से एबव क्वेश्चन जो है पूछता है एंट्रेंस एग्जाम में। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप BHU ले लीजिए, चाहे आप काशी विद्यापीठ ले लीजिए, चाहे आप हरिश्चंद्रा ले लीजिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे DU ले लीजिए, चाहे क्लैट ले लीजिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूँगी, इसलिए आपको ध्यान से समझना है कि मैम क्या बता रही है। तो क अपने आप को ख बताते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करता है और उत्तर पुस्तिकाओं में ख के नाम से हस्ताक्षर किए इस प्रकार के दोषी है। तो जैसे देखो क्या करता है कि जैसे आप क्या करते हो कि आप जो है आप खुद का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उसके बदले में आपका भाई एग्ज़ाम में बैठ जाता है, तो आपने किस तरीके का अपराध किया, कपट किया, जालसाजी किया, छल किया, क्षतिपूर्ति किया। क्षतिपूर्ति देगा मतलब मीन्स कंपनसेशन देगा। तो यहाँ आप 83 के अंतर्गत क्या कर रहे हो, छल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 84, और एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा जो दुकान है उसमें आग लगा देता है। यहाँ ध्यान समझिएगा, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो ने कौन सा अपराध किया, रिष्टि किया, छल किया, उद्यापन किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 84 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर रिष्टि मीन्स होती है कि जैसे कि रिष्टि, यहाँ ध्यान सुनिएगा, क्या करता है कि फ्रॉडुलेंटली मीन्स फ्रॉड के अंतर्गत तो वो क्या करता है, किसी चीज़ में दुकान आग लगा लेता है। आग जैसी आपको जहाँ पे भी दिखाई देगा कि आग लगाना, संपत्ति को नाश करना, तो वो रिष्टि हो जाएगा। ओके, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिसचीफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 85 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 85 में कौन ने मीटर रीडिंग का बहाना बनाकर घर का दरवाज़ा खुलवाया। ओके, घर के द्वारा खुलवाया और क्या किया कि घर में प्रवेश कर कुर्सी पर हैंड बैग चुरा लिया। तो निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए ख दोषी होगा? फर्स्ट हो जाता है गृहभेदन, ओके, एंड सेकंड हो जाता है गृह अतिचार, एंड थर्ड हो जाता है गृह अतिचार एवं धोखे से प्रवेश, एंड फोर्थ हो जाता है गृह अतिचार और चोरी। गृह अतिचार मीन्स समझ रहे हो आप, हाउस ट्रेसपास हो जाता है, और गृह भेदन मीन्स हाउस ब्रेकिंग। तो यहाँ आप कौन सा अपराध किए हैं? तो आप खुद से दिमाग लगाइएगा। तो आप यहाँ पर खुद से दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गृह अतिचार मीन्स कि उसने हाउस ट्रेसपास किया, फिर इसके बाद में उस वहाँ का क्या किया, चुरा लिया। हैंड बैग रखा हुआ था तो उसने चुरा लिया, तो वो क्या कर रहा है, गृह अतिचार किया एंड चोरी किया। अब यहाँ पर 86 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो कोई सूर्यास्त के पश्चात, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है APO में भी पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है PCSJ में भी पूछे जा सकते हैं। आई थिंक ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है तो वह क्या कहा जाता है? गृह भेदन, प्रच्छन्न गृह अतिचार, रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के पश्चात मीन्स कि जब शाम हो जाता है उसके बाद
सूर्योदय मीन्स कि सुबह होने से पूर्व अगर कोई भी हाउस ट्रेसपास करता है तो उसे हम लोग रात्रों कहेंगे, क्योंकि वो रात में इस तरीके का ट्रेसपास कर रहा है तो उसे हम लोग रात्रों गृह अतिचार कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर 87 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, मैंने उसकी शक्ल बदल दी और मैंने कोई दोष नहीं किया, क्योंकि सिक्का मेरा अपना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और आप भूल के और आंसर को गलत टिक लगा देते हैं, इसलिए आपको उसकी बारीकी को समझना है। इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चों लोग के द्वारा बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम आप वीडियो अपलोड कीजिए, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड इस तरीके के क्वेश्चन पर एक भी वीडियो नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मुझे खुद का पढ़ना रहता है, ऊपर से सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए, नेट JRF के बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम नेट JRF के वीडियो बनाइए। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल कर इस जो आपके लीगल एप्टीट्यूड को डिस्कशन करा रही हूँ, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। सिक्का मेरा अपना है, सेकंड हो जाता है सिक्कों को चलाया नहीं, या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाता है छोटा सिक्का है। फोर्थ ऑप्शन होता है कि यह नहीं बताया गया कि मेरा इरादा यह था कि उस सिक्के का शक्ल बदलकर उसकी दूसरी शक्ल में चलाया जाए। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है 87 का ऑप्शन 4 होगा। यहाँ पर देखिए 1 रुपये का सिक्का है, अगर आपके पास उसकी बदल कर आप कुछ भी बना सकते हो, उसको बदल कर आप कोई खिलौना भी बना सकते हो। तो उसका इंटेंशन जो यहाँ देखिए, यह नहीं बताया गया था कि उसका इंटेंशन जो है शक्ल बदल कर दूसरी शक्ल में चलाया जाए, तो उसका इंटेंशन इस तरीके का नहीं था। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है, इसका जो ऑप्शन है 4th सही होगा। यहाँ पर अब चलते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ। 88, एक कुमारी Y से 23 अप्रैल 1980 में विवाह किया। X ने यह विश्वास कर लिया कि उसकी पत्नी ने Z से विवाह कर लिया। बाद में 1 जुलाई 1988 को प्रातः 4 बजे उसकी पत्नी Y के जीवित होते हुए वह कुमारी Z से विवाह कर लेता है। उस पर द्विविवाह बाइगेमी के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है तथा दोषी पाया गया। तो यहाँ पर मैं आपको डीपली बता देना चाहती हूँ कि बाइगेमी क्या होता है। जैसे कि बाइगेमी मीन्स कि आप जो है पहले से शादीशुदा है और उसमें से एक व्यक्ति जो है क्या करता है कि वह पुरुष जाकर शादीशुदा होने के बावजूद भी जाके दूसरी शादी कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं एक पत्नी के रहने के बावजूद, तो वो बाइगेमी कहलाएगा। IPC के सेक्शन 494 एंड 495 के तहत आप जो है दोषी पाए जाने पर आपको सज़ा का प्रावधान किया गया है। उसने कुमारी जेड से विवाह किया। सेकंड ऑप्शन है एक पत्नी की जीवित होते हुए कुमारी जेड से विवाह किया। थर्ड ऑप्शन है उसने कुमारी जेड से विवाह किया क्योंकि वाई ने जेड से विवाह किया था। फोर्थ ऑप्शन है उसने कुमारी जेड से 4 बजे प्रातः विवाह किया था। तो यहाँ पर 88 क्वेश्चन का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा कि एक पत्नी की जीवित होते हुए उसने क्या किया, जेड से विवाह किया। तो यहाँ पर बाइगेमी का आपको मैंने पहले ही बता दी कि एक पत्नी की जीवित रहते दूसरी पत्नी से अगर आप विवाह करते, दूसरी लड़की से विवाह करते हैं तो आपको बाइगेमी के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है, मीन्स केस चलाया जा सकता है और आप दोषी पाएंगे। यहाँ पर 89 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एक स्वयंसेवी दुकान में एक ग्राहक को कुछ वस्तुओं को चुनता है एवं उसको कैशियर के काउंटर पर लाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कब संविदा मीन्स होती है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आईपीसी के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कसन कर लिए और आईपीसी के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे। तो यहाँ पर जब क को वस्तुओं को छांटता है, कैशियर को काउंटर पर लाता है, जब कैशियर मूल्य को स्वीकारता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे पॉसिबल होगा, आपने क्या किया, प्रपोजल दिया, सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्टेंस किया, तो एक्सेप्टेंस करने के बाद में कुछ कंसिडरेशन देता है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर किस तरीके का 89 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 कि जब कैशियर जो है मूल्य स्वीकार कर लेता है, मीन्स आपने प्रपोजल दिए, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है संविदा मीन्स हो जाता है आपका कि कथन ए, संविदा में अजनबी व्यक्ति संविदा लागू नहीं करा सकता। कारण है आर, वह संविदा का पक्षकार नहीं है अतः वह लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। पुट ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत।
आर, ए गलत है परंतु आर सही। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर देखिए, एक अजनबी व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता है। ओके, एंड वह अगर संविदा का पक्षकार नहीं है तो वह लाभ भी नहीं ले सकता है। लाभ मीन्स हो जाता है प्रॉफिट। ओके, 91 क्वेश्चन है आपका, ए ने कुछ इंडिगो बेचने का प्रस्ताव बी के ऑफिस में छोड़ दिया। ओके, अब वह क्या करता है कि उसे उत्तर देने के लिए 8 दिन दिए। चौथे दिन ए ने अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया, बी ने 5वें दिन स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव को खुला रखने का वचन क्या संविदा को पूर्ण करता है, अधूरा करता है? शून्यकरण मीन्स वॉइडेबल, शून्यकरणीय, या प्रतिफल के समर्थन के बिना शून्य है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है 91 का ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट प्रतिफल के क्या होगा कि वो संविदा जो है शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर जाके आपका कंसिडरेशन होना चाहिए, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट जो है पूर्ण होता है। अब यहाँ पर 92 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक होटल में कमरा किराए पर लेता है एवं 1 माह के किराए को अग्रिम भुगतान कर देता है। जब वह कमरे के अंदर जाता है, अग्रिम मीन्स की पहले ही भुगतान कर देता है, कि जब वह कमरे के अंदर जाता है तो एक सूचना नोटिस को देखता है कि होटल का मालिक सामान खो जाने पर दायी नहीं होगा जब तक कि सामानों के प्रबंधक के पास जमा न किया हो गया हो। होटल के कर्मचारी की लापरवाही से एक्स का सामान चोरी हो जाता है। इसमें से कौन सही है? इसमें से सही कौन है? होटल का मालिक दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया है कि एक्स को नोटिस पहले ही दे दिया था। होटल का मालिक अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए दायी नहीं होगा। थर्ड हो जाता है होटल का मालिक एक्स दायी होगा, क्योंकि नोटिस संविदा हो जाने के बाद दी गई थी। एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान समझना ज़रूरी है। यहाँ पर 92 का ऑप्शन हो जाएगा 3 की होगा भाई, क्योंकि उसने क्या किया कि अग्रिम भुगतान कर दिया है। पहले ही मैंने बताई थी कि 1 माह पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया था, इसके बाद जाके नोटिस दिखाता है। तो यहाँ पर होटल का मालिक एक दायी होगा, क्योंकि नोटिस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद में दिखाई गई थी, तो इसलिए होटल का मालिक जिम्मेदार होगा। आपका 93 क्वेश्चन है, कथन ए, अवयस्क की संविदा जो है शून्य होती है। माइनर की संविदा, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड होता है? मतलब मीन्स वॉइड होता है, ऑफकोर्स वॉइड होता है। एंड कारण ए, अवयस्क के हित में किया गया बंधक उसके द्वारा परिवर्तनीय है। अब यहाँ पर ए क्या आर, ए और आर दोनों सही है? आर ए का सही स्पष्टीकरण है? या सेकेंड ऑप्शन हो जाता है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है? या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाता है ए सही है परंतु आर गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाता है ए गलत परंतु आर सही। यहाँ पर 93 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि माइनर के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो ऑफकोर्स वॉइड होता है। एंड ऑब्वियस के हित में किया गया बंधक जो है परिवर्तनीय नहीं होगा। ओके, मीन्स की ये परिवर्तनीय नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आर ए तो सही है परंतु आर जो है उसका स्पष्टीकरण जो है गलत है। एंड 94 इसको कहाँ बताया गया है? आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में मोहरा बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस इसके अंतर्गत लिया गया है कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा जो है शून्य होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास ना। ओके, एंड फोर्थ ये 94 क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में प्रावधान है कि तथ्य के संबंध में एक पक्षीय भूल करार को शून्य नहीं बनाती? सेक्शन हो जाता है 13, सेक्शन 20, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 94 का ऑप्शन नंबर 22 होगा कि एक जो है आपका तथ्य के संबंध में एक पक्षीय भूल जो है यहाँ पर करार का शून्य नहीं बनाती है। तो सेक्शन यहाँ पर 22 आंसर होगा। अब यहाँ पर 95 क्वेश्चन है, अनीलामी के द्वारा बी को जो है क्या करता है, एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में अ जानता है कि अ जो है वह अस्वस्थ है। अ घोड़े की अस्वस्थता के बारे में बी को कुछ नहीं बताता है। तो ये करार जो है ऑफकोर्स जो है क्या होगा आपका शून्य होगा। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। वैध है, शून्य है, शून्यकरण है, अपरिवर्तनीय है। जैसे कि आप क्या है
कि आप जो है आपके घर में एक घोड़ा रखा हुआ है, ओके, तो आप जो है सामने वाले बंदे को घोड़ा सोचते हैं कि बीमार हो गया है, अब लगता है जीवित नहीं रहने पाएगा, इसलिए आप सामने वाले बंदे को बेच देते हैं। अब बेच देते हैं और जिसको बेचे हैं वह क्या उस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो वैलिड हो सकती है? नहीं होगी, ऑफकोर्स वॉइड होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत बार काशी विद्यापीठ के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है एंड BHU के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान समझेंगे। एंड मैंने जो निर्विरा क्लासेस के उसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन भी पूछी थी कि मुस्लिम विवाह क्या है, संस्कार, संविदा, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम विवाह जो है क्या होगा कि संविदा होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। 97 क्वेश्चन चलते हैं। कथन ए, सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध होते हैं। कारण आर, केवल वे करार जिनका उद्देश्य या प्रतिफल विधि के विरुद्ध हो विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। एंड थर्ड ऑप्शन ए सही आर गलत, फोर्थ ऑप्शन ए गलत आर सही। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि कोई भी विधि विरुद्ध करार मीन्स कि जो अनलॉफुल एग्रीमेंट जो है ऑफकोर्स शून्य होते हैं, परंतु जो शून्य करार है वो विधि विरुद्ध होते हैं, या फिर वे करार जिनके उद्देश्य और प्रतिफल मीन्स कि जिसका जो ऑब्जेक्ट है या फिर कंसिडरेशन विधि विरुद्ध है, तो क्या वो विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा 97 का 4 होगा, क्योंकि ए जो है गलत है परंतु आर जो है सही है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी विधि विरुद्ध करार जो है शून्य होता है परंतु शून्य करार विधि विरुद्ध नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वॉइड जो आपने एग्रीमेंट किया वो आपका अनलॉफुल है। तो ये जो केस आपको लिया गया है 97, प्रतिफल जो है अनलॉफुल होता है, तो ऐसा करार जो है ऑफकोर्स शून्य होगा, ओके। अब यहाँ पर 98 डिस्कशन करेंगे। अ ब को वचन देता है कि वह एक निश्चित दिन को सामान पहुँचा देगा। यदि अ उस दिन के पूर्व मर जाता है तो संविदा शून्य होगी। संविदा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट असंभव होगा, यह संविदा अ के प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू होने योग्य है। अ के एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाता है आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है ए के प्रतिनिधि के विकल्प पर संविदा शून्यकरण होगा। तो 98 के सेक्शन 37 के अंतर्गत पालन करने के लिए ओके विवश होंगे। क्यों विवश होंगे? क्योंकि आपने क्या किया कि वचन दे दिए हो, प्रॉमिस कर दिए हैं कि आप जो है एक निश्चित दिन में सामान पहुंचा देंगे। तो यदि आप मर जाते हैं तो आपका बेटा ले जाके देगा, आपकी माँ ले जाके देगी, आपके पिता ले जाके देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है थर्ड कि यह संविदा जो है क्या होगी, अ के प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू होने योग्य है, क्योंकि आपको कोई भी कीमत पर वह उस वचन को पूर्ण करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 99, एक्स एक जादूगर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स एक जादूगर है, जेड सहमति से वह जादू का खजाना खोज लेगा, ऐसा कहता है। तो यह जो एग्रीमेंट जेड के विकल्प पर शून्यकरण है, सेकंड हो जाता है अवैध, एंड थर्ड हो जाता है अपने आप में असंभव एवं शून्य, एंड आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाता है लागू होने योग्य। आपको मैं बता दूं कि इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये अपने आप में असंभव है और शून्य है। क्योंकि आप जानते हो कि जादू द्वारा कोई भी खजाना जो है नहीं लाया जा सकता है, तो ये अपने आप में असंभव है और शून्य है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ब के घर उससे मिलने के लिए गया, गलती से अपना झोला वहाँ भूल गया। झोले में 1 किलोग्राम मिठाई थी जिसे ब के बच्चों ने खा लिया। ब का दायित्व तो क्या निर्धारण कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ब की अबाध्यता होगी कि मिठाई को कीमत को अ को देने की। ब की अबाध्यता मीन्स की अबाध्यता मीन्स कह सकते हैं कि वो बाध्य, अबाध्यता नहीं होगी। ब थर्ड ऑप्शन है ब मिठाई की आधी कीमत देने को अबाध्य होगा।
या फिर फोर्थ ऑप्शन है ब की कोई आबादता नहीं होगी क्योंकि अ के बच्चों को वह बहुत प्यार करता था। यहाँ पे 100 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ये सही आंसर होगा। क्यों सही आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पर ब की आबादता जो है मिठाई की कीमत अ को देने की होगी, क्योंकि उसने क्या किया कि आप जैसे कि आप क्या करेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप क्या होती है कि एक सोने की गोल्ड की आप जो है नेकलेस लेके जा रहे हैं, तो आप क्या होती है कि आपका कहीं छूट जाता है तो सामने वाला बंदा जो है जिसके घर छूटता है वो क्या करता है, बेच कर उसका पैसा खा लेता है, पैसा ले लेता है। तो क्या वो वापस नहीं करेगा क्या आपका सोना का जो नेकलेस, आपने गोल्ड की नेकलेस जो लिए हैं मीन्स छोड़े हैं उसके घर में? तो यहाँ पर आप किसी के घर में गलती से कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं तो यहाँ पर जिसके घर में छोड़े हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है आपके सामान को वापस करे। ओके। एंड 101 क्वेश्चन है, क एक गौ की देखभाल के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है, गौ का एक बछड़ा पैदा होता है, तत्प्रतिकूल क्या होगा? यह क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट से लिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ख केवल गौ क को परिदत करने के लिए आबद्ध होगा। ख वह गौ और बछड़ा क को परिदत करने के लिए आबद्ध होगा। थर्ड ऑप्शन है बछड़े का आभार दिए जाने पर ख गौ और बछड़े दोनों को परिदत करने के लिए आबद्ध होगा। फोर्थ ऑप्शन है बछड़े एक तिहाई मूल्य दिए जाने पर ही ख गौ और बछड़ा को परिदत करने के लिए आबाद है। तो यहाँ मैं आपको इसको बता देती हूँ। आपका सेक्शन 163 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही होगा, क्योंकि वो जैसे कि आप किसी के घर में गाय देके जाते हैं तो गाय क्या है, आप बोलते हैं गर्मी छुट्टी भर आप मेरे गाय को रख लीजिए, इसके बाद मैं जब आऊँगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो अब गाय क्या है कि गर्मी छुट्टी भर में वो बछड़ा दे देती है, तो क्या वो बछड़ा देने के लिए लायबल नहीं होगा क्या? ऑफकोर्स जब आप गर्मी छुट्टी के बाद आएंगे तो गौ और बछड़ा दोनों ले जाने के लिए आप लायबल होंगे, मीन्स कि आप दोनों ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग 102 क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही क्रम है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। सेकंड ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक। थर्ड ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। फोर्थ ऑप्शन हो जाता है प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी। तो यहाँ पर ये सब जो ऑप्शन दिए हुए गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ओके। अब यहाँ पर चलते हैं 103 की तरफ। ये सब जो आपके मैंने लिखी हूँ सूची 1 और सूची 2 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ना, मैं कहती हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड इसके बाद खाली टाइम में इसे याद करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि समवर्ती सूची हो गई, विधि का शासन हो गया, ये सब कहाँ से लिए गए हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ईजिली नहीं लेंगे। एंड जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम आप अप्रिसिएट करें, मीन्स लाइक एंड कमेंट करें कि हाँ मैम आपने अच्छा बनाया है, एंड ग्रुप में शेयर करें कि और भी बच्चे लोग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग के लिए भी कंफर्टेबल हो, समझने में आसानी हो। आपके फ्रेंड हैं, आपके जितने भी लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, LLB के लिए जो फॉर्म फिलअप किया है उन लोगों को भी आप शेयर करें एंड मुझे कमेंट करें कि हाँ मैम आपने अच्छा बनाया है, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले एंड मैं और भी मोटिवेट होकर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग जाऊं और आपके लिए और भी वीडियोस जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूं। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एंड विधि का शासन यहाँ हम लोग इसके अंतर्गत इंटरनल मैटर पर भी डिस्कशन करेंगे। जैसे विधि का शासन, आपका आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ, प्रोफेसर डाइसी के द्वारा यहाँ पर यह चीज़ को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग से लिया गया, तो भाग 4 से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। और कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप फट से टिक लगाएंगे कि हाँ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा कोई भी स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध, आपात उपबंध आपको पता है कि आपका 352 हो जाता है, 356, 360 इत्यादि के अंतर्गत आपको पता है कि वित्तीय आपात हो गए, या फिर आपके राष्ट्रपति शासन होगा, या फिर आपका युद्ध सशस्त्र विरोध के अंतर्गत जो आपात हो जाते हैं। तो इस तरीके के आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार आपको पता है कि 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत मैंने वीडियो भी अपलोड की हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसके वीडियो अपलोड है। हाउ टू क्रैक BHU प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आपको मूल अधिकार जो है लिया गया है। और मूल अधिकार को यहाँ ध्यान से समझिएगा, मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इंटरनल क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर रही हूँ, इसलिए आप इसे स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब संसदीय प्रणाली, आपको पता है कि पूरा संविधान जो है एक तरीके से कहा जाए कि हम जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। एंड मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितने हैं, कौन से जो संविधान संशोधन के अंतर्गत लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लिया गया है और रूस से लिया गया है। अब 51A के अंतर्गत आपका मूल कर्तव्य आ जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, आर्टिकल 14। तो आपको बता दूं मैं कि शिक्षण संस्थाओं में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत कोई भी जो आरक्षण है दिया रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। 105 क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में संपत्ति का अधिकार निहित नहीं है? ओके, निहित है, सॉरी। आर्टिकल 31 क्लॉज A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 300, आर्टिकल 300A। तो आपको बता दूं मैं कि पहले फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसको अमेंडमेंट में 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट्स बना दिया गया, संविधानिक राइट्स बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया। एंड इसे जो है आपको जोड़ दिया गया है ये 105 का आर्टिकल जो है 300A के अंतर्गत इसे ज्वाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, कथन A, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कारण र, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। आपको मैं बता दूं ए तथा जो र है या जेड कह सकते हैं, दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए जेड का दोनों सही है, परंतु जेड ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही मीन्स अ सही एंड आर गलत या र गलत, एंड ए सही, ए गलत तथा आर सही। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पर ऑप्शन कर देती हूँ मैं आर। ओके, तो यहाँ आपको बता देती हूँ कि मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार है। ओके, शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाने के लिए यहाँ पर आपको 86 संविधान संशोधन 2002 किया गया। एंड पहले क्या था कि ये जो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बनाने से पहले आर्टिकल 45 में भी था। तो यहाँ पर कहा जाए कि इसका ऑप्शन जो है 106 का ऑप्शन 3 सही है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, परंतु शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। मैंने आपको बता दी कि मौलिक अधिकार से पहले 44 आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, मीन्स था। ओके, एंड 107 जो क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कथन आर, पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान की आधारित संरचनाओं में से एक है।
फर्स्ट है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन हो जाता है ए सही परंतु आर गलत। एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाता है ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ आपको बता दूँ मैं कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत आपको अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी सूची की संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि इसका ऑप्शन जो है ए तथा आर दोनों सही है, बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 108 क्वेश्चन। कथन संख्या ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कथन संख्या 2, राज्य की नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। फर्स्ट दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। थर्ड ऑप्शन होता है ए सही परंतु आर गलत, मीन्स की सेकंड गलत, वन सही परंतु सेकंड गलत। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए वन गलत परंतु सेकंड सही। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कोई भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एंड यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है कि दोनों सही है। ओके, क्या होगा? दोनों सही है आर्टिकल 37 के अंतर्गत। अब यहाँ पर 109 जो क्वेश्चन है, कथन ए, संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत कोई भी संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है आपका राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर तथा दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही परंतु आर गलत। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत परंतु आर सही। तो मैं आपको बता दूं 109 का आपका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, क्योंकि हमारे कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में होती है और राष्ट्रपति जो है संवैधानिक राज्याध्यक्ष होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा मुख्य न्यायाधीश। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? योजना आयोग के अध्यक्ष, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो 111 का आपका आंसर होगा फोर्थ, कि कोई भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 145 की क्लॉज 1 के अंतर्गत। मृत्यु दंडादेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दंड संहिता के अधीन निहित है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, समुचित सरकार, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ए जो 112 का जो आंसर है आपका ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करेंगे। 113 क्वेश्चन है, कथन ए, राष्ट्रपति विधि के तथ्यों के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार होता है। ऑफकोर्स अधिकार होता है। कारण आर, संविधान यह अभिनिर्धारित करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकर है। ए ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि 113 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है, कि संविधान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह को मानने के लिए बाध्यकर नहीं होंगे। भले ही वो सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं हाई कोर्ट से, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। अब उनका मन कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। 114 कथन ए, यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। कारण आर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 75 की क्लॉज 3 के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो क्या ये ऑप्शन के अंतर्गत 114 का ऑप्शन जो है 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि
आर गलत होगा कि संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। नो, क्योंकि मंत्री परिषद के प्रति वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि वो खुद से कोई भी नियम बना सकती है। जब तक मंत्री परिषद के द्वारा कोई भी चीज़ कहा नहीं जाएगा तब तक कोई भी जो लोकसभा है या फिर संसदीय सरकार है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। 115 मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, लोकसभा। आपको पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद जो है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एंड जब एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा, मीन्स कि एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, तो उससे 1-2 दिन पहले भी इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा गया है एंड पूछ सकता है। 116 क्वेश्चन। आपका राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को संसद में नामित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कला, राजनीति, या फिर आपका कौशल, या फिर आपका साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत आपको 12 व्यक्तियों को कहा जाए कि क्या करता है, संसद में नामित करता है। 116 का सेकंड ऑप्शन। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि BHU में पूछ चुका है एंड काशी विद्यापीठ में भी पूछ चुका है और एक आध बार DU में भी पूछ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यकाल जो है आपका 1 घंटा का होता है। कितने घंटे का? 16 मिनट। यहाँ पर बहुत पूछता है, ऐसे 1 घंटा नहीं पूछेगा, 60 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो आप 1 घंटा 60 मिनट लगाइएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब 180 क्वेश्चन। कौन सा विधेयक उसको पारित किए जाने के संबंध में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उपबंध करता है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, काराधन विधेयक। तो आपको पता है कि साधारण विधेयक जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उपबंध करता है। 190 क्वेश्चन। कथन ए क्या कहता है? एक विधेयक जो कर निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित है वह भी धन विधेयक हो सकेगा। कारण आर सभी विधेयक जो कर से संबंधित है वो धन विधेयक है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत, ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। यहाँ आपको 119 का 4th ऑप्शन सही होगा कि ए गलत है, क्योंकि एक विधेयक जो है कर निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित है, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो कर से संबंधित होता है वो सिर्फ धन विधेयक होता है, अन्य मामलों से संबंधित नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है, क्योंकि यहाँ पर सभी विधेयक कर से संबंधित हो वो धन विधेयक कहलाते हैं, और जो कर से संबंधित नहीं होते हैं वो धन विधेयक नहीं कहलाते हैं। मीन्स कि ये आर्टिकल आपका 110 के अंतर्गत है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 120। संवैधानिक पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम कितने न्यायाधीश के साथ बैठना पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ जो है लगभग नहीं, एकदम निश्चित है कि 5 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। कथन ए उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। कथन आर केवल उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या है ए आर दोनों सही है परंतु नहीं है, ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। यहाँ आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के सभी न्यायालयों में आबद्धकर होगी। आपको पता होना चाहिए 141 आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है आबद्धकर होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद आप कहीं अपील नहीं कर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका ऑप्शन जो है आपका केवल तो ए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि दोनों सही है, परंतु आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं 122 क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति हाई कोर्ट से परामर्श ले सकता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 143 के अंतर्गत कोई भी जो भारत का राष्ट्रपति है हाई कोर्ट से कोई भी न्यायिक विषयों में सलाह ले सकता है। अब आपका 123
123 क्वेश्चन जो है उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग बता दें आपको कि उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति मीन्स की एक्सपायर होने की डेट जो है 62 वर्ष होती है, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति 65 ईयर। यह क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप समझ जाइए हाई कोर्ट जो छोटा न्यायालय होता है तो 62 ईयर में आपका ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। एंड उच्चतम न्यायालय मीन्स की बड़ा हाई सुप्रीम कोर्ट है तो ये 65 ईयर में ये सेवानिवृत्त होंगे। ओके, 124 क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष से अधिक अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो, वह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, या उसने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो। तो 124 का आपका हो जाता है थर्ड। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 35 होते हैं एंड हाई कोर्ट में आपका 30 ईयर आयु प्राप्त होनी चाहिए। ओके, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उस पद पर पदोन्नति की जाती है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मीन्स हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्यपाल के द्वारा। इसका ऑप्शन होगा 125 के अंतर्गत आपका ऑप्शन है सेकंड कि हाई कोर्ट के परामर्श से, राज्यपाल के द्वारा को आर्टिकल 233 के अंतर्गत 33+1 के अंतर्गत कोई भी जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जो जज है उसकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 126 ऑप्शन निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विरोध, गृह युद्ध। ये क्वेश्चन जो है BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। तो आपको बता दूं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विरोध होता है, गृह युद्ध जो है नहीं होता है। ओके, ऑप्शन 4 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत मूल अधिकारों की निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बस कौन सा आर्टिकल है जिसका निलंबन करना असंभव नहीं है, मीन्स संभव नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 एंड 20, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 21 एंड 22, आर्टिकल 90, 20, 21। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है 2 होगा कि आप जो है निलंबन नहीं कर सकते हो। भले ही कोई भी चीज़ निलंबित हो जाएगा, मीन्स सारे आर्टिकल जो है निलंबित हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते हो। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। मैंने पहले ही बोली, केवल जब ऐसे आपात उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैन्य विरोध के आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, सैन्य आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो यहाँ पर आपका 128 का आंसर होगा 1। 358 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान 19 निलंबित हो जाएगा। ओके, कब? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सैन्य विरोध के आधार पर। 129 सर्वप्रथम किस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पंजाब। कब का क्वेश्चन होगा? आई थिंक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है पंजाब होगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने पहली जब हाउ टू क्रैक BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताई थी मैंने कि आप जो है अनुसूची, शेड्यूल, आर्टिकल, अनुच्छेद एंड आपका अमेंडमेंट में संशोधन आप ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट संशोधन अधिनियम लिखे हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल के लिए बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो इसमें पूछता ज़रूर है। 62 संविधान संशोधन ST SC लोकसभा एवं राज्यसभा में उनको आरक्षण प्राप्त है। 21 संविधान संशोधन अनुसूची 8 के अंतर्गत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 4 का मीन्स हो जाता है आपका, मैंने पहले ही बताई थी कि स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 73 संविधान संशोधन
पंचायत, अशोक मेहता समिति, ये सब समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसे एक बार देख लीजिएगा। 81 संविधान संशोधन, आर्टिकल 16 खंड क का आरक्षण दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आर्टिकल 21 क्लॉज ए के अंतर्गत इसे शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के तहत इसे जोड़ा गया था। ओके। एंड 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची, ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये क्वेश्चन जो है BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसे स्क्रीनशॉट करके इसे याद कर लीजिएगा और मुझे देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या समझाई हूँ। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया था। आर्टिकल 79A को बनाया गया था। ओके, तो आज हम लोग ने 130 क्वेश्चन तक जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको डिस्कशन कर लिया है। एंड मुझे अप्रिसिएट करने के लिए लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके इस 1 मंथ के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कशन कराकर आपके BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को क्रैक करा सकूं। एंड मुझे भूलिएगा नहीं कि मैंने आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प की थी। तो अप्रिसिएट करने के लिए लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।